दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 8 जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। और आज के इस भाग में हम बात करेंगे यूरोप वासियों की खोज यात्राओं के बारे में कि आखिर यूरोप वासियों ने मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल ने किस प्रकार उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की खोज की और एक तरह से नई दुनिया को दुनिया के सामने रखा था। इससे पहले कि हम इस भाग को शुरू करें ये देख लेते हैं कि जो पिछले 2 भाग थे उनमें हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों ये जो आपको पता है, ये जो अध्याय 8 जो है वो इकाई 3 का एक हिस्सा है जिसका नाम हमने बदलती हुई परंपराएं रखा है। बदलती हुई परंपराओं में हमने सबसे पहले देखा था कि यूरोप में सामंतवाद का किस प्रकार से अंत होता है और उसके बाद पुनर्जागरण आता है, और पुनर्जागरण की वजह से जो नई विचारधारा सामने आती है वो भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित करती है। और इसी भाग, जो पहला भाग था हमने इस अध्याय का, उसमें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इसकी एक निरंतरता हमने देखी थी। हमने जो पिछले 2 अध्याय हैं, अध्याय 6 और अध्याय 7 जो है, उनसे इसको जोड़ने का प्रयत्न किया था हमने, और एक पृष्ठभूमि देखी थी कि किस प्रकार से ये पूरी पृष्ठभूमि है जिस पर भौगोलिक खोजें शुरू होती है। विशेषकर ये जो भाग है अध्याय 8 जो है, इसमें हम 15वीं से लेकर 7वीं शताब्दी का जो यूरोप का इतिहास है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार 15वीं से लेकर 7वीं शताब्दी में जो भौगोलिक खोजें हुई, विशेषकर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों के साथ यूरोप के संबंध किस प्रकार के उनकी खोज हुई, और किस प्रकार यूरोपीय देशों ने विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल के नेतृत्व में वहाँ उन्होंने उपनिवेश स्थापित किए। और वहाँ की जो स्थानीय संस्कृतियाँ थी, जैसे अरावाकी संस्कृति है, तुपिनामा संस्कृति है, और मध्य और दक्षिण अमेरिका की जो संस्कृतियां या साम्राज्य थे, जैसे एज़टेक साम्राज्य है, माया है, इंका साम्राज्य है, उनसे उनके किस प्रकार के संबंध थे, इस पर हमने इस अध्याय में विशेष रूप से उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो शुरुआती भाग 2 में हमने पढ़ा था कि जो किस प्रकार से कैरेबियन द्वीप समूह की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं थी, इसके अलावा जो ब्राजील के जो वनों में रहने वाली जो लोग थे, उनका जो जीवन था वो किस प्रकार का था, वो उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, और उनके राजनीतिक जीवन किस प्रकार से बंधा हुआ था, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो दक्षिण अमेरिका में विशेषकर जो माया सभ्यता है, इंका सभ्यता है और एज़टेक सभ्यता जो कि मैक्सिको की है, उनका साम्राज्य जो था वो किस तरीके का था, उनका जीवन यापन के क्या तरीके थे, उनकी राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और ये एक तरह से हमने पूरी आधारभूत जानकारी प्राप्त की थी इन सभ्यताओं के बारे में। आज के इस भाग में हम ये देखेंगे कि आखिर जो यूरोप के देश थे, विशेषकर जो स्पेन और जो पुर्तगाल थे, उन्होंने किस प्रकार ये भौगोलिक खोजें शुरू की दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के लिए। आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से वो आगे बढ़े, कौन कौन से वो प्रेरक तत्व थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि वो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की खोज के लिए निकले। तो हम ये जानते हैं कि जो 15वीं और 17वीं शताब्दी है उसमें जो भौगोलिक खोजें थी वो होना शुरू हो गई थी। और इस भौगोलिक खोजों के पीछे बहुत से कारण हैं दोस्तों। कई आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी है, राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण भी है। ये सभी कारण जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम जैसे बात करते हैं कि विशेषकर एक घटना होती है 1453 ईस्वी में, जो कुस्तुनतुनिया जो था बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे हम पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहते हैं, उस पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया था, तो जो एक ये जो कारण है, धार्मिक और राजनीतिक कारण इसमें गुथे हुए हैं आपस में, और इसने किस प्रकार एक आर्थिक कारण को पैदा किया था। क्योंकि जब ये देखा गया कि जब बाइजेंटाइन साम्राज्य पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो यूरोप के जो देश थे, विशेषकर इटली या स्पेन या पुर्तगाल की बात करें, तो उनके लिए एशिया के देशों के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से वो जो है भौगोलिक जो अन्य मार्ग हैं, जैसे हम आगे जाके देखेंगे कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, उसके सहारे उन्होंने एक नया मार्ग खोजने का प्रयत्न किया था पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। और ये जो पूरी भौगोलिक खोजें हैं ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के लिए नहीं की गई है, हमने देखा था। ये जो खोजें हैं मुख्य रूप से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए शुरू हुई थी, ये पूरी खोज यात्राएं। लेकिन ये जो यात्राएं थी, इन्होंने एक नई दुनिया की खोज करके दुनिया के सामने रखा था, जिसे हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से कई कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। एक एक करके हम सब कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के इस भाग में जो हम चीज़ देखेंगे वो है यूरोप वासियों की खोज यात्राएं, और इसी बहाने हम देखेंगे कि आखिर क्या कारण थे और कौन कौन से वो प्रेरक तत्व थे जिन्होंने इन भौगोलिक खोजों के लिए यूरोप के देशों को प्रभावित किया या प्रेरित किया। सबसे पहले हम देखें कि जो 1380 ईस्वी में क्या होता दोस्तों, कुतुबनुमा जो है, कुतुबनुमा का मतलब दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ था। और इसकी वजह से क्या था कि दिशाओं की सही जानकारी, अब जो नाविक हुआ करते थे उनको दिशाओं की सही जानकारी, यानी जो दूर समुद्र में जो द्वीप होते थे या किस दिशा में कौन सा द्वीप होगा, इसकी जानकारी उन्हें आसानी से होने लग गई थी। हालांकि जो दिशा सूचक यंत्र है इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में जाके किया जाने लगा था।
15वीं सदी में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था दिशा सूचक यंत्र का, लेकिन इसके आविष्कार से ये काफ़ी आसान हो गया था कि दूर समुद्र में जो द्वीप हैं उनको आसानी से देखा जा सकता था, और किस दिशा में वो नाव जो है नाविक किस दिशा में यात्रा करेंगे, किस दिशा में उन्हें यात्रा करनी है, उसकी जानकारी इस कुतुबनुमा यंत्र यानी दिशा सूचक यंत्र से हो गई थी। दूसरी बात है समुद्री जहाज़ों की तकनीक में सुधार हुआ। दोस्तों, इससे पहले के जो समुद्री जहाज़ होते थे वो बहुत ही छोटे हुआ करते थे और वो माल वाहन में उतने आसान नहीं होते, लेकिन जो इस काल विशेषकर 15वीं शताब्दी की हम बात करें, 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, इस बीच क्या हुआ कि जो समुद्री जहाज़ थे उनकी तकनीक में काफ़ी परिवर्तन हुआ। एक तो वो जहाज़ जो थे बड़े बड़े जहाज़ बनने लगे, क्योंकि अब हम देखेंगे कि क्योंकि लकड़ी की जो मात्रा थी, जो लकड़ी जो इस्तेमाल की जाती थी जहाज़ बनाने में, वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होने लग गई थी। इसकी वजह से जो बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाने लगे, इसकी वजह से जो माल ढुलाई का जो काम है वो आसान हो गया, यानी माल ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह सामान बड़ी मात्रा में माल ढुलाई का काम जो था वो आसान हो गया था। इसके अलावा सैन्य साजो सामान, ये जो जहाज़ हुआ करते थे, ये जो नए जहाज़ थे, इन पर सैन्य साजो सामान भी ले जाया जा सकता था। इसकी वजह से वो अपने दुश्मन का सामना कर सकते थे, या जो समुद्र में डाकू हुआ करते थे उनका भी आसानी से वो मुकाबला कर सकते थे। इस प्रकार इन जहाज़ों के निर्माण ने भी इन भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित किया यूरोप वासियों को। ये पूरी की पूरी जितने भी आविष्कार हैं हम देखते हैं यूरोप में होते हैं, और इसी वजह से जो यूरोप वासी है और उनकी कहीं इच्छा थी इस बात को लेकर, इसी वजह से वो आगे भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यात्रा वृत्तांत, विशेषकर 15वीं शताब्दी की बात है तो यात्रा वृत्तांतों, सृष्टि निर्माण और भूगोल की पुस्तकों का प्रसार भी 15वीं शताब्दी में आके होता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में छापे खाने का आविष्कार हो गया था। हमने पढ़ा था जब छापा खाना जो था उसका आविष्कार हुआ था, हमने देखा था कि जो गुटेनबर्ग जो थे जर्मनी के, उन्होंने पहली छापे खाने की मशीन का आविष्कार किया था। तो जब छापे खाने की मशीन का आविष्कार हो गया तो लोगों के पास जो सृष्टि का जो ज्ञान है या भूगोल का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचने लगा, और लोग जो है पूरी पृथ्वी के बारे में, पूरे अपने इस ग्रह के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए। यहाँ पर एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो टोलेमी जो है उनकी एक पुस्तक है ज्योग्राफी। वो हालांकि 1300 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन 1477 ईस्वी में आकर ये जो उनकी पुस्तक थी टोलेमी की, कौन सी, ज्योग्राफी, वो छपी हुई थी उस समय, क्योंकि उसके बाद ही छापे खाने का आविष्कार हुआ था। हम देख रहे हैं 1453 ईस्वी के आसपास या 15वीं शताब्दी के मध्य में जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो ये जो पुस्तक थी ये लोगों को आसानी से उपलब्ध हो गई और इसे काफ़ी पढ़ा गया। और इस पुस्तक की वजह से क्या हुआ, इस पुस्तक में जो टोलेमी थे उन्होंने अक्षांश और देशांतरों की जानकारी दी। उन्होंने किसी स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए अक्षांश और देशांतरों की जानकारी होना आवश्यक माना उन्होंने, और एक तरह से वो ये तय किया कि किस प्रकार से किसी भी स्थान की एक सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्षांश और देशांतर की जानकारी से स्थान की जो थी सटीक जानकारी प्राप्त होने लग गई। इसके अलावा इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर 3 महाद्वीपों के बारे में विशेषकर जानकारी प्रदान की, यानी यूरोपीय महाद्वीप, एशिया और अफ्रीका, इन 3 महाद्वीपों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी प्रदान की। इससे लोगों को लगा कि उनके अलावा, यूरोप के देशों को विशेषकर लगा कि उनके अलावा भी इस दुनिया में और भी लोग हो सकते हैं। तो जब उनको पता चला कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीप भी हैं, और इसकी वजह से उन्हें पता लगा कि शायद और भी इसके अलावा भी और भी कई महाद्वीप या देश हो सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का जो आकार है, गोल है, इसकी जानकारी भी सबसे पहले जो टोलेमी थे उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में बताया कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार होती है। इसके अलावा महासागरों के विशेष उल्लेख नहीं था। इनकी जो पुस्तक थी इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि उन्होंने महासागरों का जो उल्लेख था विशेष प्रकार से नहीं कर रखा था। विशेषकर हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर जो है उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा था। तो महासागरों की जो, इसके दूसरी बात ये थी कि इन्होंने जो महासागरों के बारे में जो ज्ञान इस पुस्तक में था वो काफ़ी कम था, और एक तरह से ये मानिए कि जो यूरोपीय व्यापारी थे या यूरोप के जो खोजकर्ता थे, जिनमें क्रिस्टोफर कोलंबस भी शामिल है, या कोई नौका निर्माता जो लोग हुआ करते, उन्हें लगता था कि शायद समुद्र जो है वो छोटे होते थे इस पुस्तक की वजह से, तो वो कभी भी समुद्र में यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते थे। उन्हें समुद्र की जो सीमाएं थी वो पता नहीं थी, तो महासागरों का जो ज्ञान था विशेष उल्लेख इस किताब में हमें उसके बारे में नहीं मिलता। लेकिन फिलहाल ये जो पुस्तक थी, ये जो ग्रंथ था, ज्योग्राफी जो ग्रंथ था टोलेमी का, इसने लोगों की जो समझ थी भूगोल के प्रति वो काफ़ी हद तक विकसित कर दी थी। तो इस एक पुस्तक की वजह से भी ये जो विशेष भूगोल की जो विशेष जानकारी इस पुस्तक से मिलती है, उससे भी जो भौगोलिक खोजें थी उनकी प्रेरणा यूरोपवासियों को मिली। अब देखते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल द्वारा ये जितनी भी खोज यात्राएं जो हुई है उनमें जो नेतृत्व करता है वो कौन है, स्पेन और जो पुर्तगाल हैं वो इसके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पुर्तगाल सबसे पहले ये जो अभियान शुरू किए थे, ये पुर्तगाल ने सबसे पहले अभियान शुरू किए थे, और उसके बाद वो स्पेन ने उसके बाद स्पेन आया। तो लेकिन शुरुआती जो दो देश हैं उसमें कौन कौन से हैं, स्पेन और पुर्तगाल। ये भी याद रखिए, शुरुआत इन दोनों देशों ने की थी यूरोप के, लेकिन इसके बाद में जो देश आने वाले हैं उसमें फ्रांस शामिल हो जाता है, इंग्लैंड शामिल हो जाता है, हॉलैंड शामिल हो जाते हैं, बाकी देश उसके बाद आते हैं। उन्होंने सबसे पहले इन खोज यात्राओं को शुरू किया था।
लेकिन हम ये देखते हैं कि ये एक यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिया गया है स्पेन और पुर्तगाल का। स्पेन और पुर्तगाल का जो मानचित्र है या इनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जो पूरा द्वीप है एक तरह से क्या है, पेनिनसुला है, प्रायद्वीप होता है ये, जिसमें कि ये तो यहाँ पुर्तगाल है और यहाँ पर है स्पेन। इसे पेनिनसुला कहा जाता है, आइबेरियन पेनिनसुला एंड आइबेरियन प्रायद्वीप कहा जाता है ये। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरे खोज अभियान के अंदर। तो आपको विश्व के मानचित्र में, विशेषकर जो यूरोप का मानचित्र है, उसमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये दोनों देशों की स्थिति क्या है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यह अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर इस तरफ पड़ता है, और इस तरफ जो अगर आगे की हम तरफ जाएंगे तो यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर इस तरफ होते हैं। और यहाँ इस तरफ जो एरिया वो अफ्रीका है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी यानी कि ये दिया हुआ है यहाँ पर भूमध्य सागर आपको। तो ये जो स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी इन देशों की, स्पेन और पुर्तगाल की, और इस वजह से ये जो जितने खोज अभियान थे वो कर पाए आसानी से। अब लेकिन आधुनिक इतिहासकार जो हैं वो इस शब्द पर आपत्ति उठाते हैं कि ये खोज यात्राएं नहीं थी। वाकई में ये जो यात्राएं की गई थी यूरोपवासियों के द्वारा, ये कोई खोज यात्राएं नहीं थी, या पहली खोज यात्राएं नहीं थी। क्योंकि कारण इसका ये है कि इससे पहले भी जो अरब के जो लोग थे या चीन के जो लोग थे, नाविक थे, और इसके अलावा जो एशिया के जो लोग थे या प्रशांत महासागर के द्वीपों के जो नाविक हुआ करते थे, वो भी लंबी लंबी समुद्री यात्राएं इनसे पहले किया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि वो लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तटों पर पहले पहुंच चुके थे। तो आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि ये जो स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे पहले खोज यात्राएं नहीं की थी, इनसे पहले भी खोज यात्राएं हो चुकी थी। लेकिन हाँ, ये है कि सबसे पहले इनकी जानकारी पुर्तगाल और स्पेन के जो नाविक थे उन्होंने की। इसी वजह से क्रिस्टोफर जो कोलंबस है उनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इन पूरी खोज यात्राओं में। अब देखते हैं कि अगला कारण क्या है। अगला जो कारण है यूरोपीय अर्थव्यवस्था में गिरावट। एक यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कारण था कि जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था मंदी की दौर से गुजर रही थी, तो वो नई नई चीज़ें जो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि 14वीं सदी के मध्य में, लगभग ये वो दौर है जब 14वीं सदी का मध्य है और 15वीं सदी के मध्य, इस बीच जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी गिरावट के दौर से गुजर रही थी, मंदी के दौर से गुजर रही थी। और इसका जो प्रमुख कारण हमने जब पुनर्जागरण काल से पहले जब हमने सामंतवाद पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि वहाँ प्लेग और युद्धों के द्वारा प्लेग महामारी फैल गई थी। इससे क्या हुआ था कि यूरोप की बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी, बहुत बड़ी जो आबादी थी वो समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। लगभग हमने देखा था कि 30 से 40% जो आबादी थी यूरोप की वो खत्म हो गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप में जो मांग थी वो काफ़ी कम हो गई थी। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में काफ़ी मंदी आ गई थी। इसके अलावा युद्धों की वजह से भी वहाँ की आबादी काफ़ी कम हो गई थी, इससे व्यापारिक मंदी उत्पन्न हो गई थी। इसके अलावा क्या था कि सोने चांदी की जो यूरोप के अंदर सोने और चांदी की कमी भी हो गई थी। और क्योंकि अभी इस समय तक जो यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं थी वो मुख्य रूप से मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्थाएं बन चुकी थी, इसलिए उन्हें मुद्रा जारी करने के लिए अधिक मात्रा में चांदी और सोने की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने ऐसे नए महाद्वीपों की खोज का प्रयत्न किया जहाँ पर ये दोनों जो बेशकीमती धातुएं हैं वो उन्हें मिल सके। तो इस बात ने भी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था में जो गिरावट थी उसने भी कहीं ना कहीं प्रेरित किया था यूरोप वासियों को नए देशों की खोज करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक तरह से आप आर्थिक कारणों में से आप शामिल कर सकते हैं। और धार्मिक कारण अगर आप देखते हैं तो है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये दोस्तों जो 15वीं शताब्दी है या पूरे विश्व इतिहास है उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में इसे शामिल किया जाता है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। आखिर ये है क्या, ध्यान रखिएगा। कुस्तुनतुनिया क्या था, हमने देखा था कि जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था वो कई महाद्वीपों में फैला हुआ था, विशेषकर एशिया और अफ्रीका और यूरोपीय महाद्वीप में वो फैला हुआ था मुख्य रूप से। और जब उस साम्राज्य का विघटन हुआ तो वो साम्राज्य मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बट गया था, एक तो पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य काफ़ी पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो काफ़ी समय तक जारी रहा था, काफ़ी समय तक जीवित रहा था। लेकिन 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि तुर्कों ने यहाँ पर आक्रमण किया और जो इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब इस पर अधिकार करने से हुआ क्या, हमने देखा था कि इस पर अधिकार कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हुआ तो ये एक घटना जो है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार जो घटना है, ये अक्सर कई इतिहासकार जो है इसे पुनर्जागरण की प्रमुख घटना मानते हैं। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ से जो यूरोप के जो विद्वान जो लोग थे या ज्ञान विज्ञान जो था वो कहाँ चला गया, वो यूरोप के अंदर शिफ्ट हो गया, कुस्तुनतुनिया से वहाँ चले गए वो लोग। और वहाँ उन्होंने उस तरह से ज्ञान विज्ञान फैलाया, जो प्राचीन रोमन और लैटिन जो भाषा का ज्ञान था या यूनानी भाषा का जो ज्ञान था वो वहाँ वो लेके गए यूरोप के अंदर। उसकी वजह से पुनर्जागरण आया था। बहरहाल लेकिन इसकी वजह से एक नुकसान और फ़ायदा कुछ भी कह सकते हैं आप, ये हुआ कि जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया
तो तमाम वो मार्ग, तमाम वो रास्ते जो कि एशिया को जाते थे व्यापार होने के लिए, व्यापारिक जो रास्ते थे एशिया को जाते थे, वो रास्ते एक तरह से बंद हो गए थे क्योंकि तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो अब यूरोपीय जो देश थे, विशेषकर जो इटली के जो नगर थे, वो बर्बाद होने लग गए क्योंकि इटली के नगरों का जो व्यापार था, वहाँ के जो व्यापारी थे वह एशिया नहीं जा पा रहे थे और उसमें जो अरब के व्यापारी थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे उसके बाद। तो उनके लिए भी जरूरी हो गया था। तो जो व्यापारी वर्ग था या जो धनवान वर्ग था या जो साहूकार वर्ग था या जो इन देशों के, विशेषकर स्पेन और जो पुर्तगाल के जो राजा थे, उन्होंने कोशिश ये की कि दूसरे मार्ग खोजे जाएं ताकि यूरोप के जो एशिया के देश थे उनके लिए दूसरे मार्ग, व्यापारिक मार्ग खोजे जाएं जिससे कि व्यापार में वृद्धि हो। तो इसी वजह से जो उन्होंने खोजों को प्रोत्साहित किया, नए नए देशों की खोजों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। और विशेषकर हम ये देखते हैं कि जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका का जो पूरा खोज अभियान है वो भारत की खोज को लेकर चल रहा है, यानी पूर्वी देशों की खोज को लेकर वो चल रहे हैं। वो एक तरह से, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस भी ये कोशिश करते हैं कि वो पश्चिम दिशा से जाकर पूर्वी देशों में पहुंचना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पूरा जो ये पूरी कहानी है, ये पूरी जो खोज अभियान है, ये एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए किए गए थे। लेकिन इसकी वजह से ये दो जो महाद्वीप हैं, बड़े महाद्वीपों की खोज भी अनायासी हो जाती है। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार का जो ये जो घटना है बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। इसकी वजह से एशिया के साथ व्यापार में गिरावट और भौगोलिक खोजों की इससे प्रेरणा मिली। दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और प्रमुख कारण था, अगर इस धार्मिक कारण में हम इसे शामिल कर सकते हैं। एक धार्मिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार यह है कि जो ईसाई धर्म जो था वो हमने देखा था कि रोमन साम्राज्य का एक राज्य धर्म था, और लेकिन इसके रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी ईसाई धर्म था फलता फूलता रहा था वो। तो ईसाई धर्म के जो नए प्रचारक थे उनमें अति उत्साह था और वो भी कोशिश कर रहे कि जो बाकी दुनिया है वहाँ पर वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इसकी वजह से भी उन्होंने भी वहाँ पर जो खोज यात्राएं थी उनको प्रोत्साहित किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के जो उत्साह था उसने भी इन खोज यात्राओं को प्रोत्साहित किया था। इसके अलावा जो यूरोप वासियों का एशिया के देशों के साथ उपनिवेश स्थापित करने की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो भी इन खोज यात्राओं की एक प्रमुख वजह मानी जा सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मसाले, जो विशेषकर मसाले और सोने चांदी का जो व्यापार होता था पूर्वी देशों के साथ, वो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार की वजह से खत्म हो गया था। और दूसरी तरफ ये यूरोपीय देश ये भी चाहते थे कि अगर उन देशों में जहाँ पर ये सोने चांदी और यहाँ मसाले जहाँ उपलब्ध है, अगर वहाँ उपनिवेश स्थापित कर लिए जाए तो वहाँ से इस कच्चे माल की या इस तरह का जो सामान है वो आसानी से उपलब्ध होगा उनके लिए और कम कीमतों में उपलब्ध होगा। इसकी वजह से ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ थी इन्होंने भी भौगोलिक खोजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। इसके अलावा हम देखें पश्चिम अफ्रीका की ओर खोज यात्राएं और दास व्यापार शुरू हुआ। इसके अलावा इन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग की खोज, जब यूरोपीय देशों ने खोज यात्राएं पूर्वी देशों के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज करना शुरू किया तो विशेषकर उनका ध्यान कहाँ गया, पश्चिमी अफ्रीका की तरफ उनका ध्यान गया। तो पश्चिम अफ्रीका की खोज यात्राएं और दास व्यापार, इसकी वजह से दास व्यापार भी बढ़ा था। तो सबसे पहले जो पश्चिमी अफ्रीका जो थी वहाँ उसकी खोज के लिए सबसे पहले पहल किसने की, पुर्तगाल ने उसके लिए पहल की। कोशिश ये कर रहे थे वो कि पश्चिम अफ्रीका के किनारे किनारे जाकर जो आशा अंतरीप है उसको पार करके वो भारत जैसे पूर्वी देशों के पास पूर्वी देशों की ओर पहुंचना चाहते थे। इसकी वजह से जो अफ्रीका का जो पश्चिमी तट था उसके लिए खोज यात्राएं की गई और इन खोज यात्राओं में एक व्यक्ति जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसका नाम है राजकुमार हेनरी। राजकुमार जो कि पुर्तगाल के राजकुमार थे, राजकुमार हेनरी, जिनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। इन्होंने नाविकों को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया या फिर इन खोज यात्राओं को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि इन्हें इतिहास में हम हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीकी जो तट है वहाँ की यात्राओं के लिए प्रोत्साहन दिया था। यहाँ पर आपको इनका एक चित्र दिया गया है, एक काल्पनिक चित्र दिया गया है, प्रिंस ऑफ हेनरी, ये पोर्तुगल के हैं। तो ये जो खोज यात्राएं हैं इनमें अगर आप अध्ययन करते हैं और इनके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हेनरी द नेविगेटर के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और इस तरह इन्होंने कई स्कूल, कई विद्यालय भी इन्होंने खोले और माना जाता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो भी इनके विद्यालय के ही एक विद्यार्थी थे। इसके अलावा पुर्तगालियों द्वारा जब ये पश्चिमी तटों पर, अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर व्यापार किया गया तो पुर्तगालियों द्वारा व्यापार केंद्रों की स्थापना वहाँ की गई और वहाँ गुलामों का क्रय विक्रय करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दास व्यापार है वो भी शुरू होता है इन खोज यात्राओं के साथ और ये जो है ये विश्व इतिहास का सबसे शाह पक्ष यानी काला पक्ष माना जाता है दास व्यापार की शुरुआत। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेन और उसकी कैपिटुलेशियन की जो नीति, कैपिटुलेशियन की नीति क्या है। देखिए आर्थिक कारणों से क्या हुआ कि स्पेन के जो लोग थे उन्होंने आर्थिक कारणों से आर्थिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने एक तरह से क्या किया, ये जो बड़े अभियान की खोज अभियान शुरू किए थे। मुख्य रूप से इसके पीछे आर्थिक कारण ही थे। हम धार्मिक कारण भी गिना सकते हैं, राजनीतिक कारण, लेकिन जो मुख्य कारण था इसके पीछे वो आर्थिक कारण था। तो महासागरीय वीर जिन्हें हम नाइट्स ऑफ ओशियन
कहा जाता था, वो एक तरह से शुरुआत हुई उसकी, प्रेरणा दी। आर्थिक कारणों ने ही इन खोज यात्राओं को प्रेरणा दी। एक और जो नीति थी, कैपिटुलेशन जो नीति थी, उसकी वजह से क्या होता था कि इस स्पेन के जो राजा होते थे वो एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर करते थे, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति नए देशों की खोज करेगा उस व्यक्ति को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये गवर्नर या फिर उसे पुरस्कार स्वरूप वहाँ का कई पदवियाँ दी जाती थी और शासनाधिकार भी उसको ही दिए जाते थे। तो इस नीति के तहत भी लोग प्रोत्साहित हुए, नए जो नाविक थे वो भी प्रोत्साहित हुए इन खोज यात्राओं के लिए। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से जो खोज यात्राएं थी यूरोप में वो शुरू हुई और आखिर उनके क्या क्या महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए जिम्मेदार थे। तो आज के भाग के लिए इतना ही। आगे के भागों में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार क्रिस्टोफर कोलंबस ने उन यात्राओं की, जिनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है कि क्या कारण थे उन यात्राओं के, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के उस यात्रा अभियान के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी वजह से इसके बाद वो अभियान और भी अभियान यहाँ एक अभियानों की एक तरह से बाढ़ आ गई थी उसके बाद। तो अगले भाग में हम क्रिस्टोफर कोलंबस की पूरी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।